अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर वो है द मिनिएचर वुमेन, जिसको लिखने वाले हैं नाजिम हिकमत यार। नाजिम हिकमत यार जो है बेसिकली एक तुर्किश पोइट थे, जो कि बर्थ तो इनकी तुर्की में हुई, लेकिन मोस्टली इन्होंने जो अपना टाइम है वो रशिया में गुजारा, रशिया की कैपिटल मॉस्को में। इवन कि इनकी डेथ भी रशिया में ही हुई 1963 में। ठीक है, और डेथ क्यों हुई थी? ड्यू टू हार्ट अटैक। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको और बता दूं कि रशिया क्यों गए थे और तुर्की में इसका टाइम पीरियड कैसा था, सो ऑन। जो नाजिम हिकमत यार है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इनकी बर्थ हुई तुर्की में, और तुर्की में ये 15 जनवरी 1902 को पैदा हुए। और इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। इनकी मदर आर्टिस्ट थी, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी पोइट थे। तो इनके ग्रैंडफादर का और इनकी मदर का काफ़ी रोल है इनकी पोइट्री के अंदर इंटरेस्ट में। एनी हाउ, जब ये 17 ईयर्स के थे तब इन्होंने अपने फर्स्ट पोइम्स का कलेक्शन को पब्लिश करवाया था। और फर्दर मोर, जब इन्होंने रशिया में अपनी पोइम्स को लिखा तो इनको इनकी पोइम्स की बेस पे, इनकी पोइट्री की बेस पे काफ़ी दफ़ा अरेस्ट भी किया गया था। क्यों? क्योंकि इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे वो कम्युनिज्म बेस्ड थे, मार्क्सिज्म बेस्ड थे। ठीक है, और इनको कम्युनिस्ट होने की बेस पे काफ़ी दफ़ा रशिया में अरेस्ट किया गया, इनके आइडियाज़ की बेस पे अरेस्ट किया गया, जिस बेस पे जब ये रिलीज़ हुए तो रिलीज़ होके ये रशिया की तरफ मूव कर गए थे। फर्दर मोर, जब ये रशिया से वापस आए तुर्की में दोबारा, तो तब इन्होंने लेफ्टिस्ट मैगजीन, यानी कि जो लेफ्ट विंग मैगजीन है ना, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मीन्स अगेन ये कम्युनिज्म आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, तो इनको फिर से तुर्की के अंदर काफ़ी क्राइसिस फेस करना पड़े, और एट द एंड ये क्या हो गया, परमानेंटली रशिया में मूव कर गए थे, और वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। तो एनी हाउ, ये फर्स्ट टाइम रशिया में कब गए थे? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रही थी, तो उस ड्यूरेशन में ये रशिया छोड़ के चले गए थे मॉस्को में, सॉरी तुर्की को छोड़ के चले गए थे मॉस्को में। और जब ये तुर्की को छोड़ के मॉस्को गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, यानी कि फर्स्ट टाइम, तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी थी वो ज्वाइन कर ली। बहुत से राइटर्स और आर्टिस्ट से इनकी मुलाकात हुई, और वो राइटर्स तकरीबन सारी दुनिया से वहाँ पे आए हुए थे। एनी हाउ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1924 का ड्यूरेशन आया, तो इस ड्यूरेशन में तुर्की जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। अब तुर्किश की इंडिपेंडेंस के बाद ये 1924 में वापस आए तुर्की। ठीक है, तुर्की में वापस आ गए, और वहाँ पे आकर इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये लेफ्टिस्ट मैगजीन के लिए काम कर रहे थे। लेफ्टिस्ट मैगजीन किसे कहते हैं? वो मैगजीन जो कि लेफ्ट विंग से बिलोंग करता है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स जो थी बेसिकली कैसी पॉलिटिक्स थी? जो कि सपोर्ट करते थे सोशल इक्वालिटी को, लिबरलिज्म को, प्रोग्रेस को, राइट को, इन शॉर्ट कम्युनिज्म को और कम्युनिस्ट आइडियाज़ को। तो एनी हाउ, जब इनको अरेस्ट किया गया इनके इस पॉलिटिकल आइडियाज़ की बेस पे, और ये जो लेफ्टिस्ट मैगजीन के लिए काम कर रहे थे उसकी बेस पे, तो जैसे तैसे करके ही मैनेज टू एस्केप टू रशिया। ठीक है, वो रशिया में चले गए एस्केप करके यहाँ से, जहाँ पे इन्होंने अपने प्लेस को और पोएम्स को लिखना शुरू किया था फर्दर। और उसके बाद क्या हुआ, 1928 का ड्यूरेशन था। इस ड्यूरेशन में जो वहाँ पे जनरल एमनेस्टी थी, उन्होंने कहा कि हिकमत वापस आ जाओ, मतलब उन्होंने हिकमत को वापस आने की परमिशन दी थी तुर्की में। तब ये तुर्की में गए, और वहाँ पे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इन्होंने 9 बुक्स पब्लिश करवाई पोइट्री की। और उन पोइट्री की 9 बुक्स के अंदर 5 तो पोइम्स के कलेक्शंस थे एंड 4 लॉन्ग पोइम्स थी। फर्दर मोर, पोइट्री पे काम करने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पे एज अ प्रूफ रीडर भी वर्क किया, जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे भी काम किया, और ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम किया। और उसके बाद 1951 में इन्होंने तुर्की छोड़ दिया। तुर्की को क्यों छोड़ा? क्योंकि जिस तरह के ये वर्क्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो सब के सब कम्युनिज्म बेस्ड थे, कम्युनिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, उस टाइम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे, और इनके रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे। इस बेस पे इनको एक लेंथी टाइम गुजारना पड़ा जेल में, जिस बेस पे जब ये जेल से फ्री हुए तो 1951 में ये तुर्की को छोड़ के सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पे चले गए थे।
ठीक है। फर्दर ये रशिया में ही रहे, वहाँ पे इन्होंने अपने जो आइडियल वर्ल्ड ऑफ कम्युनिज्म था उसके ऊपर काम किया, और फर्दर ये अपने डेथ तक रशिया में ही रहे। इनके जो फेमस वर्क हैं उनके अंदर ह्यूमन लैंडस्केप्स फ्रॉम माय कंट्री एंड एपिक नॉवल इन वर्स, जो कि 2009 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके बाद थिंग्स आई डिड नॉट नो आई लव्ड 1975 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। द डे बिफोर टुमारो 1972 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके बाद और भी इनके वर्क्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बताए हैं। मोस्टली इन्होंने अपने वर्क्स तुर्किश लैंग्वेज में ही प्रोड्यूस किए थे, लेटर और इनके वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। जैसा कि हमारे पास जो रिस्पेक्टिव वर्क है ये भी ट्रांसलेटेड फॉर्म में ही हमारे पास मौजूद है। नाजिम हिकमत यार को फर्स्ट मॉडर्न तुर्किश पोएट कंसिडर किया जाता है, और अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड में बात करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए, इंटरनेशनल पोएट्स के बारे में बात की जाए, तो इंटरनेशनल पोएट्स में जो ग्रेटेस्ट पोएट की लिस्ट है उनके अंदर ये भी एक नेम इंक्लूड है 20th सेंचुरी के अंदर। ही इज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड एज वन ऑफ द ग्रेट इंटरनेशनल पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द राइटर। राइटर को आपको मतलब राइटर आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे राइटर कौन है। अब हम इनकी पोएम द मिनिएचर वुमेन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि राइटर कम्युनिस्ट हैं तो हम लोगों को कम्युनिज्म के आइडियाज़ इस पोएम के अंदर नज़र आएंगे। अपर एंड लोअर क्लास को देखेंगे, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हम लोगों को इसके अंदर नज़र आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट को। द ब्लू आइड जाइंट द मिनिएचर वुमेन। हमने देखा पहली लाइन में एक कंट्रास्ट है, एक जाइंट है तो एक मिनिएचर है। कहते हैं एक ब्लू आइड जाइंट, एक बहुत बड़ा ब्लू आइड जाइंट है। द मिनिएचर वुमेन, साथ में कौन है? एक छोटी सी औरत है। एंड द हनी सर्कल, हनी सर्कल कहते हैं वाइन फ्लावर्स को, और ये सिंबल होता है लक का, हैप्पीनेस का, फॉर्चून का, फ्लेम्स ऑफ लव का सिंबल है, प्योर हैप्पीनेस का सिंबल है, मैसेजेस ऑफ स्वीटनेस का सिंबल है, अफेक्शन का सिंबल है। क्या? हनी सर्कल। नेक्स्ट लाइन देखें, कहता है ही वॉज अ ब्लू आइड जाइंट। कहते हैं वो जो था ना वो ब्लू आइड जाइंट था, ऐसा जाइंट जिसकी आंखें ब्लू थी। और ब्लू आइड बेसिकली सिंबलाइज करती है इनोसेंस को, ठीक है, इटर्नल यूथ को। कहता है वो जो ब्लू आइड जाइंट था ना, ही लव्ड अ मिनिएचर वुमेन, उसको एक छोटी सी औरत से प्यार हो गया। एक होता है मिनी, छोटी, मिनिएचर बहुत छोटी औरत। द वुमेन्स ड्रीम्स वॉज ऑफ अ मिनिएचर हाउस। कहते जो औरत के ख्वाब थे वो कैसे थे? छोटा सा घर हो उसके पास, विद अ गार्डन वेयर हनीसक्कल ग्रोज, ऐसा गार्डन हो जहाँ पे हनीसक्कल उगते हो। हनीसक्कल मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ मिले उसे, यानी कि तो फ्लावर है ना, फ्लावर के ग्रुप्स को कहा गया है, वाइन फ्लावर के ग्रुप्स को, जो कि सिंबलाइज करते हैं हैप्पीनेस को, प्योर हैप्पीनेस को। यहाँ पे लड़की के ख्वाब बताए गए हैं कि ख्वाब कैसे हैं, कि ऐसे ख्वाब है एक छोटा सा घर हो, वहाँ पे छोटे से बाग हो और उस बाग के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ उग रही हो। इन अ रियोट ऑफ कलर्स दैट सॉर्ट ऑफ हाउस। इन्हें रियोट कहते हैं बेसिकली वॉयलेंस को, कि रियोट ऑफ कलर्स यानी कि अब वॉयलेंस कैसी दिखाई गई है? रंगों की। कहते हैं वहाँ पे हरे भरे रंग हो, बहुत ज़्यादा रंग हो, इस किस्म का घर चाहिए इस मिनिएचर वुमेन को। अभी यहाँ पे डिज़ायर बताई गई है किसकी? एक मिनिएचर वुमेन की, एक छोटी सी औरत की। और छोटी सी औरत सिंबलाइज करिए लोअर क्लास की लड़की को। उस लोअर क्लास की लड़की की क्या ड्रीम है वो बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, द जाइंट लव लाइक अ जाइंट। कहते लड़की को तो छोटी छोटी खुशियां पसंद थी, लेकिन जो जाइंट था ही लव्ड लाइक अ जाइंट, वो एक जाइंट की तरह ही पसंद करता था, मोहब्बत करता था। एंड हिज हैंड्स वर यूज्ड टू सच बिग थिंग्स, और इसके हाथ जो थे वो बड़े बड़े काम कर सकते थे, छोटे काम वो कर ही नहीं सकते थे। दैट द जाइंट कुड नॉट मेक द बिल्डिंग, अब इसीलिए जो जाइंट था वो बिल्डिंग नहीं बना सकता था। कुड नॉक नॉक ऑन द डोर, कहता वो ना दरवाजे पे खटखट दे सकता था। ऑफ द गार्डन वेयर द हनीसक्कल ग्रोज इन अ रियोट ऑफ कलर्स एट दैट हाउस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जायंट को वो लड़की तो पसंद है, लेकिन जो लड़की के ड्रीम्स है जायंट वो नहीं पूरे कर सकता था, क्योंकि जायंट का काम तो है बड़े बड़े काम करना, और ये तो छोटे छोटे काम थे, ये जायंट के बस की बात नहीं थी। जायंट जो है वो प्योर हैप्पीनेस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता था। अब यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म को भी हिट किया गया है कि आप सारा पैसा एक बड़ी हुकूमत के हाथ में, एक बड़े लीडर के हाथ में पकड़ा दो तो वो सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके काम तो बड़े बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, वो छोटे छोटे लोगों की खुशियों का ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद क्या होता है?
He was a blue-eyed giant. He loved a miniature woman, a mini miniature woman. The woman was hungry for comfort. कहता है अब वो जो ब्लू आइड जाइंट था उसको मिनी मिनिएचर बहुत छोटी लड़की पसंद थी, बहुत छोटी औरत पसंद थी, लेकिन जो औरत थी उसको सिर्फ कंफर्ट चाहिए था. एंड टायर्ड ऑफ द जाइंट्स लॉन्ग स्ट्राइड्स, वो जो जाइंट था उसके लॉन्ग स्ट्राइड से, मतलब उसके बड़े बड़े स्टेप्स से वो तंग आ चुकी थी. और स्ट्राइड्स कहते हैं ऐसे स्टेप्स जिसके अंदर धोखा शामिल हो. तो यहाँ पे अगर हम सिंबॉलिकली देखा जाए तो यहाँ पे अगेन कैपिटलिज्म को हिट किया जा रहा है. किस तरह से? जायंट कहा जा रहा है जी लीडर को, जो कि पूरी हुकूमत को, पूरी आवाम को लेके चल रहा है. अब यहाँ पे कहा गया है कि वो हुकूमत जो है, यानी कि जो लीडर होके कहता है आपको हर तरह के राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हर तरह की इक्वालिटी दी जाएगी, शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा. और पैसा किसके हाथ में जा रहा है? हुकूमत के हाथ में जा रहा है. ठीक है, लेकिन वो जो लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग, वो उनको उनके राइट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. ठीक है, यहाँ पे वही कहा गया है. एंड टायर्ड ऑफ द जाइंट्स लॉन्ग स्ट्राइड्स, और वो जो जाइंट के लॉन्ग स्ट्राइड्स थे, मतलब स्ट्राइड्स धोखे वाले स्टेप्स. ठीक है, वो स्टेप्स के अंदर आपको धोखे के अंदर रखा जाए. तो कहते वो उन स्टेप्स से थक चुकी थी. एंड बाय बाय ऑफ, और उसने अलविदा कह दिया. शी वेंट टू इम्प्रेसेस अ रिच ड्वार्फ, उसने एक छोटे से, जो ड्वार्फ कहते बोने को, ये छोटा सा बोना जो कि अमीर भी था, उसने जाके उसको गले लगा लिया, यानी कि वो उससे मिल गई. विद अ गार्डन वेयर द हनीसकल ग्रोज, ऐसे गार्डन में जहाँ पे हनीसकल भी उगा करते थे. इन अ रियोट ऑफ कलर्स दैट सॉर्ट ऑफ हाउस, यानी कि यहाँ पे बात की गई कि मिनिएचर वुमेन थी, ये ड्वार्फ ये भी छोटा था, ये रिच ड्वार्फ था. और ये रिच ड्वार्फ बेसिकली अगर छोटा है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसे प्योर हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है. मतलब इक्वालिटी की बात की जा रही है यहाँ पे कि सारी पावर जायंट के हाथ में नहीं, वो पावर जो है वो रिच ड्वार्फ के पास भी होती है, वो पावर लिटिल विमेन के पास भी होती है. और अगर वो इकट्ठे होते क्या बनता है? हनीसकल ग्रोस. वहाँ पे प्योर हैप्पीनेस आती हैं, वहाँ पे फ्लेम्स ऑफ लव आते हैं, वहाँ पे खुशियाँ आती हैं. और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड एक और एंगल से देखा जाएगा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे जाइंट मतलब एक अपर क्लास की बात की जा रही है और साथ में मिनिएचर एक लोअर क्लास की बात की जा रही है. और देखा जा रहा है जो जाइंट यानी कि जो अपर क्लास है वो स्ट्राइड्स कर रहा है, मतलब एक धोखे वाले स्टेप्स उठा रहा है. और क्या कह रहा है? वो उसको घर भी बना देगा, वो उसके लिए भी कर देगा, हनीसकल भी ले आएगा, सो ऑन. लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है? औरत कहती है कि वो उसके स्ट्राइड्स से तंग आ चुकी हुई थी, उसके ये डिसीजिव जो एक्ट्स हैं, जो धोखे वाले एक्ट्स हैं, उनसे वो तंग आ चुकी हुई थी. मतलब जो अपर क्लास का बंदा है वो लोअर क्लास की बंदी को एक्सप्लॉइट कर रहा है. किस तरह से? क्योंकि वो उसको वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करके दे सकता जो कि वो चीज़ उसको चाहिए. वो बड़े बड़े काम कर सकता है, इसको छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए. अब नेक्स्ट लाइन्स देखें. नाउ द ब्लू आइड जाइंट रियलाइजेस, अब ब्लू आइड जाइंट को रियलाइज होता है अ जाइंट इज नॉट इवन अ ग्रेवयार्ड फॉर लव, कि जाइंट को वो लव नहीं मिल सकता. ठीक है, जाइंट तो एक लव का कब्रिस्तान भी नहीं बन सकता. इन द गार्डन वेयर द हनीसकल ग्रोज, जहाँ ऐसा बाग जहाँ पे हनीसकल उगते हैं, जहाँ पे प्योर खुशियाँ उगती हों. इन अ रियोट ऑफ कलर्स दैट सॉर्ट ऑफ हाउस, मतलब यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया है? कहता है कि अब जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसको एहसास हो रहा है कि वो तो खुशियाँ प्रोवाइड कर ही नहीं रहा हर एक को, वो तो इक्वालिटी लेकर आ ही नहीं रहा. हर जगह इक्वालिटी नहीं है, हर जगह मतलब जो लोग हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे. उनको क्या चाहिए? उनको खुशियाँ चाहिए, और वो खुशियाँ उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. इवन कि वो तो खुशियों का एक कब्रिस्तान भी नहीं बन पा रहा. ठीक है, और लॉन्ग की डिमांड क्या है? लिबर्टी, हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस, अफेक्शन, मैसेजेस ऑफ स्वीटनेस, ये लॉन्ग की डिमांड है. इसमें जो इम्पोर्टेंट सिंबल था वो हनीसकल का सिंबल था इम्पोर्टेंट. और फर्दर अगर ब्लू आई को देखा जाए तो ब्लू आई बेसिकली एक इविल सिंबल भी होता है, मतलब एक इविल आई का सिंबल भी होता है. और यहाँ पे जो ब्लू आई कहा गया है ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम के जो रूलर होते हैं उनको, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है. और जो इम्पोर्टेंट थीम चला वो मार्क्सिज्म का था, कम्युनिज्म का था, कैपिटलिज्म का था. तो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट का एनालिसिस अच्छे से समझ आ चुका होगा. इस पॉइंट में आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक दुआ में खास याद रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.